Hello students and welcome. So in the previous class we started lesson second of history and studied up to Solankis. Today let's proceed further and now invasion of महमूद ऑफ गजनी मतलब महमूद ऑफ गजनी का आक्रमण जब इंडिया में होता है तब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो महमूद ऑफ गजनी पहला टर्किश आक्रमणकारी था, तुर्की आक्रमणकारी। वो गजनी पे राज करता था जो कि अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा था। उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करे सेंट्रल एशिया में और उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपयों की और एक स्ट्रांग आर्मी की ज़रूरत थी। तो उसने इंडिया के अमीर मंदिरों और महलों के बारे में सुन रखा था, तो उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। 1000 से लेकर के 1026 एडी तक उसने कई शहरों और मंदिरों को लूटा और उसमें से कुछ जो है नगरकोट के विरोध में भी थे। नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज, कालिंजर और सोमनाथ, जिसमें सोमनाथ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो महमूद के आक्रमण की वजह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया पूरी तरह हिल गए थे और जो तुर्की आक्रमणकारी थे उनके लिए भी रास्ता खुल गया था। उसके बाद तुर्कियों ने भारत में इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया, इस्लाम लागू कराया। अल बरूनी, जिसने महमूद के आक्रमणों के बीच में भारत विजिट किया था, वो लिखते हैं कि वो इन सब घटनाओं को अपनी किताब तहकीक हिंद और किताबुल हिंद में लिखते हैं। साथ ही फिरदौसी के लिखे हुई किताब शाहनामे में भी हमें इन आक्रमणों के बारे में पता चलता है। इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी घोर का रूलर था जो कि अफ़गानिस्तान का एक छोटा साम्राज्य था। वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर था और वो बहुत सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, लेकिन फेल हो गया था। उसने भारत पे केवल लूटने के मकसद से आक्रमण नहीं किया था, बल्कि इस पे शासन करने के मकसद से भी आक्रमण किया था। तो 1190 एडी के दौरान उसने पेशावर, लाहौर और सियालकोट पे कब्जा कर लिया और पंजाब और सिंध पे आक्रमण कर दिया। फिर 1178 एडी में उससे पहले वो भीमदेव सोलंकी, जो कि गुजरात का राजा था, उसके द्वारा हराया जा चुका था। इसके बाद मोहम्मद ने अपना ये जो कैंपेन था वो गैंगटिक प्लेन्स की तरफ, मतलब मैदानों की तरफ, गंगा क्षेत्रों की तरफ जो है अपना ये कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे, जहां उसका सामना हुआ पृथ्वीराज III से, जो कि दिल्ली और अजमेर का शासक था। तो तराइन के पहले युद्ध में, जो कि 1191 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह हार मिली। लेकिन उसके बाद तराइन के दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ, उसमें उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। उसके बाद 1194 में उसने जयचंद, जो कि कन्नौज का शासक था, उसको भी हरा दिया, जिसने उसकी पृथ्वीराज को हराने में मदद की थी। उसके बाद उसने कन्नौज पे आक्रमण किया 1198 एडी में और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया और अपने देश वापस चला गया। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन साउथ इंडिया। The range south of the Vindhyas mountain, known as Dakshin Path, is a vast plateau dotted with forested hills and river valleys. The rugged topography and dense forest led to the development of a culture which was completely different from that of North India. There is hardly any mixture of cultures in southern India. During the medieval period, there was an unprecedented struggle of power among regional kingdoms of south as well. तो जो विंध्यास पर्वतों का दक्षिणी वाला हिस्सा था उसको दक्षिण पथ के नाम से जानते हैं, दक्षिण पथ के नाम से भी जानते हैं।
और ये एक बहुत बड़ा पठार है जिसमें कई सारे जंगली पहाड़ हैं और नदियाँ घाटियाँ हैं। और अपनी टोपोग्राफी और घने जंगलों की वजह से ये उत्तर भारत से पूरी तरह अलग है। साथ ही यहाँ जो कल्चर में डेवलपमेंट हुए उनकी वजह से भी। और सदर्न इंडिया में कल्चर का मिक्सचर बहुत कम हमें देखने को मिलता है। तो मध्यकाल में वहाँ पे पावर्स के लिए विभिन्न विभिन्न साम्राज्यों में, विभिन्न राज्यों में आपस में झगड़े होते रहते थे। डेक्कन किंगडम, द डेक्कन किंगडम में आपके राष्ट्रकूटाज, वेस्टर्न चालुक्याज, यादवाज, काकतीयाज और होयसलास ये इंक्लूडेड थे। और इनमें से ज़्यादातर जो वंश थे वो जमींदारों के वंश थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए थे। ये साम्राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन उनका जो कल्चरल डेवलपमेंट था उनके क्षेत्रों में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। हम राष्ट्रकूटाज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। चालुक्याज थे जो कल्याणी के, उनको वेस्टर्न चालुक्याज भी कहा जाता था। और उनका जो एम्पायर था वो कृष्णा नदी से लेकर के उत्तर की वेंगी और दक्षिण की आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। यादवाज देवगिरी में शासन करते थे जो कि महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास है। होयसलास भी जमींदार थे। और चोलाज और वेस्टर्न चालुक्याज के जमींदार थे। उन्होंने मैसूर जो कि कर्नाटका में है और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में राज किया। उनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी द्वार समुद्र जो कि मैसूर के पास है। काकतीयाज वेस्टर्न चालुक्याज के जमींदार थे और उन्होंने वारंगल पे शासन किया। किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, पल्लवा, पांड्या एंड चोला ये साउथ इंडिया के बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य थे। पल्लवाज ने तमिलनाडु के मैदानों में राज किया और उनकी कैपिटल थी कांची। वो सतवाहन जो आंध्र प्रदेश के थे उनके जमींदार थे जो कि बाद में स्वतंत्र हो गए थे। वो आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े पैट्रॉन थे। उन्होंने रथ टेम्पल बनाया और 9th सेंचुरी में चोलाज ने पल्लवाज को हरा दिया और उनका शासन ख़त्म किया। पांड्याज ने मदुरई पे शासन किया। वो उस टाइम की सर्वश्रेष्ठ मैरीटाइम शक्ति थे। चोलाज दोबारा से उभरे 8वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे, क्योंकि पल्लवा और पांड्या इनकी आपसी दुश्मनी की वजह से चोलाज को दोबारा उभरने का बहाना मिल गया और समय भी मिल गया। सो स्टूडेंट्स, आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चोलाज के केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।